हेलो दोस्तों, यूसीएस ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 5 में जो रासायनिक पदार्थ में परिवर्तन पर हमने थ्योरम में चर्चा कर लिया है और इस वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर पर बात करने वाले हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न कथनों में रिक्त स्थान को भरिए, यानी आपको खाली स्थान दे दिया है, उसको सही चिन्ह को वहां पर पुटअप करना है, यानी वहां पर सही शब्द भरना है और उसका सेंटेंस को पूरा करना है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि खाली स्थान गैस सुलगती हुई दिया सलाई को जलने में मदद करती है, यानी वो कौन सी गैस है जो सुलगती हुई दिया सलाई को जलने में मदद करती है। तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए कि एक ऑक्सीजन गैस है जो क्या करता है, दहन की प्रक्रिया पूर्ण कराती है। क्या कराती है बाबू? दहन की प्रक्रिया पूर्ण कराती है, यानी दहन यानी कोई भी पदार्थ को जलने में मदद कौन करता है? ऑक्सीजन। तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक का एक आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरह हमारा यहाँ पर क्या भरा जाएगा? ऑक्सीजन यहाँ पर हम लोग पुटअप कर देंगे। फिर हम 1 के 2 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि परिवर्तन यानी खाली स्थान परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, यानी वो कौन सा परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का नया रूप बदलता है, यानी नया रूप में वो चेंजिंग हो जाता है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में यानी उसमें जो हम लोग थ्योरी पढ़े थे तो उसमें हम लोग 2 परिवर्तन मुख्य रूप से पढ़ा था। एक पढ़ा था भौतिक परिवर्तन और दूसरा पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ा था बाबू? यानी एक पढ़ा था भौतिक परिवर्तन और दूसरा पढ़ा था रासायनिक परिवर्तन। तो जाहिर सी बात है कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ का उस मूल अवस्था का सीधे रूपांतरण हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। लेकिन भौतिक अवस्था में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि दिया भी है कि परिवर्तन यानी खाली स्थान परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। आप यहाँ पर आंसर के रूप में लिखिएगा रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि रासायनिक परिवर्तन ही एक ऐसा है जिसका क्या होता है, इसका सीधा रूप चेंजिंग हो जाता है। जैसे दूध से दही बनना, तो जैसे दूध है वो क्या है, वह दूध से जब दही बन जा रहा है तो दही को अगर हम लोग फिर चाहे तो वो दूध रूप में आएगा? नहीं ना आएगा। इससे क्या ज्ञात होता है कि ये जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया है इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। क्लियर? फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दिया हुआ है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम डैश है, यानी खाने के सोडे का रासायनिक नाम खाली स्थान है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो हम खाने का सोडा का यूज करते हैं, जो क्या करता है, वो खाने का सोडा क्या करता है, कोई भी चीज को फुला देता है, यानी उसमें स्पंज जैसा बना देता है। तो उसका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर 3 नंबर में आंसर में क्या लिखिएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या किया जाता है? इसको खाने में यूज किया जाता है। यानी जो हम लोग मिठाई बनाते हैं या जलेबी बनाते हैं या बुनिया बनाते हैं, यानी जो भी हम लोग मिठाई या कुछ अच्छा चीज बनाते हैं तो उसमें खाने का सोडा डाला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका आकार बढ़ जाता है, यानी खाने के सोडा जब उसमें हम लोग डालेंगे तो उसका वास्तविक आकार से वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? स्पंज जैसा हो जाएगा। उसको स्पंज जैसे यानी उसको में फूलने में वो क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें दिया हुआ है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह खाली स्थान के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। यानी जब हम लोग चूने के पानी में उस कार्बन डाइऑक्साइड को डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो यहाँ पर यानी उसका रंग किसके कारण दूधिया हो जाता है ये बतलाना है आपको। तो किसके कारण हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। क्या कहेंगे यहाँ पर बाबू? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या हो जाता है, उस चूने के पानी को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 की चारों क्वेश्चन को उसके आसानी से हल कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत
होने वाले परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी आपको क्वेश्चन दे दिया है और उसको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के अंत यानी उसको वर्गीकृत करना है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो दिया हुआ है कि चौक को चौक चूर्ण में बदलना, यानी आपको एक चौक दे दिया जाए और उसको चौक से चौक चूर्ण में बदलना, ये कैसा ये कौन सी प्रक्रिया है, यानी ये कौन सा परिवर्तन है। तो आप क्या कहिएगा, ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चौक के चूर्ण को फिर हम चाहेंगे तो चौक में बना सकते हैं, यानी उसका वास्तविक रूप ला सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। यानी यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का एक का आंसर क्या हो जाएगा, यानी भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में हम लोग क्या लिखेंगे, चौक के चूर्ण को चौक के चूर्ण को चौक रूप बनना। ठीक है, क्योंकि चौक के चूर्ण से हम लोग क्या कर सकते हैं, चौक फिर से हम लोग बना सकते हैं। फिर हम लोग दूसरा देख रहे हैं कि मोम का पिघलना। तो मोम का पिघलना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम को पिघलाकर क्या करेंगे, पिघल जाएगा और फिर उस मोम को चाहेंगे तो मोम जैसा वह बन सकता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 नंबर में भी क्या होगा, तो यहाँ पर भी वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन में हम उसको लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसके मूल अवस्था में कुछ समय के लिए चेंजिंग होता है, लेकिन पुनः उसके रंग रूप में बदलाव नहीं होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें दिया है भोजन का पचना। तो भोजन का पचना ये किस में चला जाएगा, ये रासायनिक परिवर्तन में चला जाएगा, क्योंकि जब भोजन पच जाता है तो पुनः वह भोजन रूप में नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है, ये ऐसा संभव नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो हम लोग इसको यहां पर लिखेंगे भोजन का पचना। क्या लिखिएगा बाबू, ये रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन में हम लोग लिखेंगे भोजन का पचना। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। तो दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो ये भी इसमें भी कितना पदार्थ क्या होते हैं, मिलकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का निष्पादन करते हैं। और इसको हम चाहेंगे कि फिर ये पहले वाले अवस्था में आ जाए तो ये नहीं हो सकता। तो इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पर भी 2 नंबर में लिख देंगे प्रकाश संश्लेषण। ये कौन सा प्रक्रिया है, तो रासायनिक परिवर्तन में हम इसको लिखेंगे। फिर हम आगे देख रहे हैं। तो दिया हुआ है कि एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र बनाना, यानी जो एल्युमिनियम है उसको पीट कर उसका पतला पत्र बना लेंगे। फिर हम चाहेंगे तो उस पतले पत्र को फिर एल्युमिनियम का रूप दे सकते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी इसमें हम लोग 3 नंबर में लिखेंगे एल्युमिनियम के पीटना, फिर उसे एल्युमिनियम रूप देना। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर हम आगे बात कर रहे हैं। तो दिया हुआ है कि जल में शक्कर को घोलना, यानी जल में जब हम लोग शक्कर को घोल देंगे और फिर हम चाहेंगे कि जल से शक्कर अलग हो जाए, उसको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये भी कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहां पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि जल में शक्कर का घोलना। फिर हम आगे की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि कोयले का जलना। तो कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब कोयला जल जाता है तो इसको पुनः हम कोयला रूप में नहीं ला सकते। तो यहाँ पर ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। तो हम इधर लिखेंगे, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन की तरफ लिखेंगे कोयले का
जलना, इधर हम रासायनिक परिवर्तन की तरफ लिख देंगे। फिर हम आगे बात कर रहे हैं रावाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना, यानी इसमें क्या दिया है, रावाकरण द्वारा, यानी रावाकरण कराकर उसको शुद्ध प्राप्त किया जा रहा है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि रावाकरण कराकर उसको शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर ले रहे हैं। फिर हम चाहेंगे तो उसको अलग भी कर सकते हैं और फिर हम लोग पुनः अपने पहले वाले अवस्था में आ सकता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, भौतिक परिवर्तन, रावाकरण कराकर शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। यानी हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना था, वर्गीकृत करना था, यानी वर्ग में उसको बांटना था कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो आपको एक बात ही सिर्फ ध्यान देना है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि उसके कुछ समय के लिए उसके रूप और रंग में चेंजिंग होता है और फिर क्या करता है, वह पुनः अपने पहले वाले अवस्था में आ जाता है, उसी को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन में होता है कि उसके रंग रूप में चेंज होता है, लेकिन वह पुनः अपने पहले वाला अवस्था में नहीं आता है, उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम लोग रासायनिक परिवर्तन में देख रहे हैं, जैसे कि भोजन का पचना, प्रकाश संश्लेषण, कोयले के जलना, ये क्या पुनः हम लोग उसके पहले वाले अवस्था में ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो इसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। और इसको देख रहे हैं, जैसे चौक के चूर्ण को चौक के रूप में बनना, तो चौक के चूर्ण हो गया। जैसे मान लीजिए पूरा आपका चौक है जो हम लोग चौक से लिखते हैं वो श्याम पट पर, तो उसको हम क्या करें, उसको चूर्ण बना लिए। चूर्ण बनाकर फिर हम लोग चाहेंगे तो उसको सान कर या किसी विधि से हम लोग चौक के रूप में ढाल सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो ऐसा संभव है ना, यानी उसको पहले वाले रूप में ला सकते हैं ना, तो उसको हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ख्याल रखना है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। आपको बिल्कुल ये समझने में कठिनाई नहीं होगी। आई होप, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें देखेंगे दिया हुआ है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन सत्य हो तो उसे सही कर लिखिए। यानी हमें कथन दे दिया गया है और इसका पहचान करना है कि सत्य है कि असत्य है। अगर असत्य है तो इसको हम लोग सत्य कैसे कहेंगे, इसका भी निरूपित करना है, यानी उसको मान लिखना है या उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखना है कि आखिर ये असत्य क्यों है। ठीक है, इसको हमें क्लियर करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी आपसे पूछा गया है कि एक लकड़ी के टुकड़े हैं, लट्ठे हैं, और उसको टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हाँ, बिल्कुल एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमारा ये लट्ठा हो गया और इसको हमें क्या करना है, एक टुकड़े में काटना है। टुकड़े में हम काट दिए, क्या कर दिए दोस्त, टुकड़े में इसको काट दिए। अब इस टुकड़े को कहेंगे कि एक लाठा है, इस तरह बन जाओ, यानी ये मैंने पहले जैसा जो लाठा है उस तरह बन जाओ, तो बनेगा, ये जुट पाएगा नहीं ना जुट पाएगा। तो इसको हम लोग कौन सा परिवर्तन बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो आपसे कहा भी गया है कि क्या ये रासायनिक परिवर्तन है, तो हाँ बिल्कुल ये रासायनिक परिवर्तन है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सत्य लिखेंगे, सत्य है। ठीक है, अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, यानी 3 के 2 की बात कर रहे हैं, तो इसमें दिया हुआ है कि पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पत्ती से खाद बनाया जा रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब पत्ती से खाद बना लिया जाता है तो पुनः हम उस पत्ती को जब हम लोग खाद बन जाता है तो उस खाद को पुनः हम पत्ती के रूप में नहीं ला सकते। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, असत्य हो जाएगा। क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा कि असत्य है। और इसके बारे में हम जो बात बतलाएं आपको कि क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जब मान लीजिए कि वो पत्ती है, मान लीजिए विभिन्न प्रकार की अगर पत्ती है, अगर उससे हम जैविक खाद बना लिए या रासायनिक खाद बना लिए तो उस खाद को कहेंगे कि फिर पुनः उस पत्ती के रूप में परिवर्तित हो जाइए, बन जाइए। तो क्या चेंजिंग होगा, बदलाव होगा, नहीं ना होगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, असत्य है, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। वह कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। चलिए
ठीक है। उसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि जस्ता लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती, यानी जस्ता लेपित जो लोहे के परत होती है, जो लोहे की पाइप होती है उसमें आसानी से जंग नहीं लगती। तो ये क्या है जी? बिल्कुल सत्य है। क्या है? यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि सत्य है, सत्य है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो जस्ता होती है अगर उस पर हम लोग जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो जंग रोधक बना देती है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर ग को भी कंप्लीट कर लिए। फिर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर घ में दिया हुआ है कि मैग्नीशियम के फीते, यानी मैग्नीशियम के फीते को मोमबत्ती की लोह के पास ले जाने पर यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगती है। तो हाँ, बिल्कुल सत्य है। ये भी क्या है जी बाबू? यहाँ पर भी हम लोग नोट कर सकते हैं कि ये भी क्या है? सत्य है, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर मैग्नीशियम को कोई लोह या कोई क्या बोलते हैं, कोई लेंस के माध्यम से उसके साथ जब संपर्क कराते हैं तो वो अपने आप क्या होता है? जलने लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सत्य होगा। फिर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो दिया हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। आपसे पूछा है कि ये क्या जलीय विलयन इसका अम्लीय होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं? ये असत्य है, क्योंकि हमें मालूम है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि ये असत्य है, ठीक है बाबू। क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि असत्य है। और क्यों असत्य है? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लिखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय नहीं होता बल्कि क्षारीय होता है। क्या होता है बाबू? क्षारीय होता है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को हल किए और उससे जो भी हमारा असत्य था उसको सत्य के रूप में हम लोगों ने लिखा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को अगले स्लाइड में। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो दिया हुआ है कि क्या होता है जब, यानी क्या होता है जब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि जब सिरका में इनो डालते हैं, यानी आपको बतलाना है कि क्या होता है जब सिरका में इनो डालते हैं। तो आप इसका आंसर लिखिएगा कि जब सिरका में इनो डालते हैं तो क्या होता है? बुलबुला छोड़ने लगता है। यानी बुलबुला क्यों छोड़ता है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। जब हम इनो में क्या करेंगे? जब सिरका में हम इनो डालते हैं तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ निकलता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। जब सिरका में, यानी सिरका आपको दिया हुआ सिरका प्लस इनो, यानी इनो डालेंगे तो क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ क्या होता है? मिलता है। ये क्या डालने पर? इस सिरका में जब हम लोग इनो डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसको हम लोग समीकरण के तौर पर भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? शुद्ध CO2, ठीक है। और अन्य पदार्थ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उस तरह फिर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डालते हैं तब क्या होता है। तो आंसर लिखिएगा कि नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डालते हैं तो आयरन सल्फेट का हरा विलयन प्राप्त होता है और भूरा कॉपर अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी जब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा 1 था, अब 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब कॉपर सल्फेट यानी आयरन, यानी क्या कहेंगे? जब हम लोग नीला थोथा में यानी CuSO4 में क्या डालेंगे? लोहा Fe डाल रहे हैं और तो हमें क्या मिल रहा है? आयरन सल्फेट का विलयन हरा भूरा प्राप्त हो जा रहा है और कॉपर प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब हम लोग कॉपर में यानी नीला थोथा में हम जब आयरन का ब्लेड यानी जो हमारा ब्लेड होता है उसको डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट का विलयन प्राप्त होता है और उसके बाद से कॉपर अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग ग नंबर देखने वाले हैं। तो दिया हुआ है कि लोहे के तावा को नमी युक्त वायु में रखते हैं तब क्या होता है। यानी लोहे के तावा को जब हम नमी युक्त वायु में रखते हैं तब क्या होता है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि लोहा के तावा को नमी युक्त जगह पर ऊपर भूरा लाल रंग का जंग प्राप्त हो जाता है, जंग लग जाता है, ऊपर भूरा रंग का जंग लग जाता है तथा
उस पर एक परत चढ़ जाती है, यानी ऊपर क्या होता है, भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, जिसे जंग लगना कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। यह लो ऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है बाबू, यह लो ऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए कि ये तावा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का आंसर दे रहे हैं, 4 का 3 का। ये मान लीजिए ये हमारा तावा है, तो इसको जब हम लोग कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे तो इसमें क्या होगा, चीता 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 ऊपर बैठने लगेगा। वह क्या है जो चीता के रूप में हमें लाल भूरा रंग का दिखाई दे रहा है, वह क्या है, तो वह लो ऑक्साइड है। क्या है बाबू, वह लो ऑक्साइड है जो लाल रंग का दिखेगा। जैसे बरसात के दिन में देखिएगा कि भूल से तावा कभी छाते पर छूट जाता है, या मान लीजिए कभी बाहर छूट जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें भी क्या होता है, लाल लाल चीता चीता जमा हो जाता है। या आपने कभी देखा होगा तो ये अनुभव करने को मिला होगा कि जो छड़ होते हैं, देखिएगा जो छड़ होते हैं तो बरसात में भीग जाते हैं, तो उस पर वो उसका रंग होता है काला, यानी हल्का कथी का रंग का लोहा का रंग होता है। और जब वो भीग जाता है तो उसमें भी क्या होता है, भूरे हरे रंग का परत चढ़ जाती है। तो वो भूरे हरे रंग का कौन क्या कहलाता है, वह लो ऑक्साइड होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर घ पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं तो दिया हुआ है कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तब क्या होता है, यानी जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करेंगे तब क्या होगा। तो आंसर लिखिएगा कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या कहिएगा कि जब हम पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करते हैं तो हमें ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर एक हम लोग समीकरण के माध्यम से दिखाएंगे, ये NO KMNO4 गर्म करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ। क्या मिल रहा है बाबू, ऑक्सीजन प्लस अन्य पदार्थ। ठीक है, तो इसको हम लोग समीकरण के द्वारा भी दिखा सकते हैं। अन्य पदार्थ, यहाँ पर पदार्थ लिखिएगा, पदार्थ। ठीक है, तो हमें क्या मिला, जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर रहे हैं तो ऑक्सीजन प्लस अन्य पदार्थ हमें क्या मिल रहा है, पदार्थ प्राप्त हो रहा है। उसके बाद से हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताएं और प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण दीजिए। यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर भी बतलाना है और उसके लिए एक एक उदाहरण देना है। तो चलिए हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या करते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं। क्या करेंगे बाबू, एक तरफ भौतिक परिवर्तन लिखेंगे और एक तरफ रासायनिक परिवर्तन लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो गया, और इधर लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। तब आप इसका एक एक अंतर लिखेंगे। इसका क्या करेंगे, एक एक अंतर लिखेंगे कि भौतिक परिवर्तन का नेचर क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, और रासायनिक परिवर्तन का नेचर यानी सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहले बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन में। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है बाबू, कि इसमें उसके रंग रूप में चेंजिंग होता है कुछ समय के लिए, फिर क्या होता है, पुनः अपने पहले वाले अवस्था में वह आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुण कुछ समय के लिए बदलता है, फिर वह अपने पहले रूप में आ जाता है। यहां पर एक एग्जांपल लिख लिए। फिर हम लोग रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन में उसके गुण बदल कर
एक नया रूप ग्रहण करता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि इसमें बदलाव होता है लेकिन कुछ ही समय के लिए, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है तो उसमें बदलाव होता है, बदलाव होने के साथ साथ वो अपना रूप भी क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, पुनः इसमें आने की संभावना नहीं रहती रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, वह पुनः अपने पहले वाले अवस्था में आने की प्रवृत्ति होती है। फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, पानी का भाप बनना। क्या भौतिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, पानी का भाप बनना। ये कौन सा परिवर्तन हो गया, भौतिक परिवर्तन। फिर हम इसमें देखते हैं, अगर रासायनिक परिवर्तन की बात किया जाए तो दूध से दही बनना। ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पानी है तो पानी से हम भाप बना लिए, फिर हम उस भाप को इकट्ठा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी रूप में आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दूध से दही बनना, तो जब दूध से जब दही बन जाएगा तो दही से फिर हम लोग दूध उसको नहीं बना सकते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर उसके जो हमारा पदार्थ है उसके चेंज हो जा रहा है, लेकिन पुनः अपने पहले वाला अवस्था में नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, यानी इसके भौतिक परिवर्तन के अगर तीसरे बिंदु की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पर लिखेंगे कि ये अस्थायी होते हैं, और यहाँ पर हम लोग रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे कि ये अस्थायी होते हैं, यानी इसमें क्या होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ये अस्थायी होते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, ये अस्थायी होते हैं, यानी इसके रूप में क्या होता है, चेंजिंग होता है, लेकिन फिर वो अपना क्या होता है, वो पहले वाले अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, जब एक बार बदल गए तो अपने पहले वाले अवस्था में नहीं आएंगे, यानी उसमें क्या होता है कि हम लोग उसका रूप सीधा चेंजिंग हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, नियत होते हैं। फिर हम पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें रासायनिक परिवर्तन में, भौतिक परिवर्तन में क्या होगा कि उसमें ऊष्मा, और भौतिक परिवर्तन की बात करें तो इस परिवर्तन में क्या होता है, इस परिवर्तन के फलस्वरूप क्या होता है कि प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न होते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन में देखें, भौतिक परिवर्तन में प्रकाश और ऊष्मा का उत्पन्न होता है। यानी इससे क्या होता है कि प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी यहां पर देख रहे हैं कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में प्रकाश और ऊष्मा का परिवर्तन होता है। यानी इसमें क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में प्रकाश और ऊष्मा का परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम लोग रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें प्रकाश का परिवर्तन निश्चित रूप से होता है।
ठीक है, तो इस तरह हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देख रहे हैं दिया हुआ है कि जंग लगने के लिए आवश्यक कारण कौन कौन से हैं, यानी जो जंग लगने के आवश्यक कारक है उसको आपको बतलाना है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि जंग लगने के लिए आवश्यक कारक निम्नलिखित है, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा, डायरेक्टली हम आंसर बोल दे रहे हैं, आप क्या कर लीजिएगा कि वीडियो को पॉज कर उसको आंसर लिख लीजिएगा। तो क्या कीजिएगा यहाँ पर कि जंग लगने के लिए आवश्यक कारक निम्नलिखित है। पहला लिखिएगा जल और जलवाष्प। क्या कहिएगा बाबू, जल और जलवाष्प पहला जरूरी है, क्योंकि ये क्या होता है, ये जंग लगने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, उसके बाद से दूसरे पॉइंट को लिख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और हवा, ये भी क्या करते हैं, ये भी जंग लगने में काफी भूमिका का निभाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें पूछा गया था कि बतलाइए कि जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से है। तो हमारा क्या था कि जल और जलवाष्प जंग लगने के लिए आवश्यक कारक है, और ऑक्सीजन और हवा ये भी क्या होते हैं, हमारे जंग लगने में मदद करते हैं। ठीक है, इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो दिया हुआ है कि जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है, यानी यहाँ पर तो दिया था कि जंग कैसे लगता है, इसके क्या कारण है, और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है, यानी रोकने की विधि आपको बतलाना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देंगे, इसका आंसर लिखिएगा कि जंग लगने के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखिएगा कि जंग को लगने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय है, यानी जंग को लगने से रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय है। फर्स्ट नंबर लिखिएगा, यानी 1 नंबर दीजिएगा और लिखिएगा लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर, लोहे पर क्या कर सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर उसको रोका जा सकता है। ठीक है, फिर हम दूसरा पॉइंट की बात करें तो लोहे पर पेंट कर रोका जा सकता है, यानी जंग लगने से रोका जा सकता है। जब हम लोग लोहे पर पेंट कर देंगे तो क्या हो सकता है, वो जंग नहीं लगेगा। फिर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो ग्रीज, यानी जो भी हमारा ग्रीज होता है, ग्रीज को हम लोग लोहे पर लेप लगा देंगे तो उससे क्या होगा, जंग नहीं लगेगा, यानी ग्रीज लगाकर। ठीक है, उसके बाद से हम लोग 4 नंबर देख रहे हैं। तो दिया 4 नंबर, अगर पॉइंट नंबर 4 की बात करेंगे तो लोहे को लिख ही देते हैं। चलिए यहाँ पर आपको सब लिख देते हैं। लोहे को वायु तथा नमी दोनों के संपर्क में नहीं आने देने पर। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या 4 नंबर पॉइंट क्या लिखिएगा, लोहे को वायु तथा नमी दोनों के संपर्क में नहीं आने देने पर। जब हम इसको लोहे को वायु और नमी युक्त खुले आसमान में नहीं रखेंगे तो इसमें क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 को नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इसमें देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होती है,
किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें तथा इनके गुणों को भी बतलाएं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे उत्पन्न होती है और इनके 3 विधि की बतलाना है कि इसके कैसे हम लोग इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं और इनका गुण भी बतलाना है। तो चलिए हम लोग इसको पहले जान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाया किसने है और कैसे इसका निर्माण हुआ है। तो एक जॉन हेमल्ट यानी जॉन हेमल्ट नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1630 ईस्वी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का खोज की थी। क्या किया था? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पन्न किया था, खोज किया था। कब किया था? 1630 ईस्वी में। और उसके बाद से लिखेंगे यानी इसके बनाने की विधि लिखेंगे तो लिखेंगे कि जॉन हेलमंट ने, जो वैज्ञानिक थे जॉन हेलमंट ने एक बंद पात्र में चारकोल को जलाया। चारकोल को जलाने के बाद से देखा कि उसमें क्या हो रहा है, कुछ गैस निकल रही है। तो इससे वो यह निष्कर्ष निकाला कि इसमें कौन सी गैस है, तो उन्होंने मालूम किया कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फिर हम दूसरा बिंदु की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। तो इसमें क्या किया गया, यानी जॉन हेलमंट ने क्या किया कि जीवों में श्वसन और किण्वन की प्रक्रिया कराया। तो इस यानी यह प्रक्रिया कराने के दौरान उसमें भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पन्न हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। तो ये थी दूसरी पॉइंट। अब हम लोग पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि इसके अतिरिक्त चूने जो होता है, चूने के पत्थर को गर्म कर यानी जब वो चूने के पत्थर को गर्म किए तो उन्होंने देखा कि उससे कुछ गैसें निकल रही हैं। क्या किया बाबू, जब चूने के पत्थर को जब गर्म किया जॉन हेलमंट ने, तो देखा कि उससे कुछ गैसें निकल रही हैं। तो आखिर वो गैस कैसी गैस है, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया तो देखा कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये थी हमारी 3 विधियां जो उन्होंने गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खोज की। अब हम लोग इसके गुण लिखेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की गुण लिखेंगे, यानी CO2 गैस का गुण। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, यानी उसके गुण में लिखेंगे कि यह हवा से भारी होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये हवा से भारी होता है। यह रंगहीन, यहां पर पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे कि यह हवा से भारी होता है। यह हवा से क्या होता है बाबू? भारी होता है। दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे, दूसरे पॉइंट क्या लिखेंगे कि यह रंगहीन, गंधहीन तथा उदासीन होता है। क्या कह सकते हैं इसे कि यह रंगहीन, गंधहीन तथा उदासीन होता है। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो और क्या कह सकते हैं, यानी और उसका क्या नेचर है कार्बन डाइऑक्साइड का कि यह ज्वलनशील गैस है, यानी यह क्या करता है, ज्वल यानी जलाने में मदद करता है तथा जलने से सहायता नहीं करती। यानी यह ज्वलनशील गैस है लेकिन जलने में, किसी पदार्थ को जलाने में सहायता नहीं करती। तो इसका हम पॉइंट नंबर 3 क्या लिखेंगे कि यह गैस ज्वलनशील गैस है परंतु किसी पदार्थ को जलने में सहायता नहीं करती है। ठीक है। यानी हमने क्या किया था, यानी इसमें क्या कहा गया है आपसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किसने किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण यानी खोज किसने किया था, तो जॉन हेलमंट ने किया था। कब किया था? 1630 ईस्वी में। कब किया था? 1630 ईस्वी में। पहला इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे खोजा, तो उन्होंने चारकोल को जब यानी एक बंद पात्र में प्रणाली में जब चारकोल को जलाया तो उसके चारकोल के जलने से उसमें क्या हुआ, कुछ गैसें निकली। उस गैस को जब उन्होंने अध्ययन किया यानी जॉन हेलमंट ने अध्ययन किया तो पाया कि वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। फिर हम लोग दूसरी पॉइंट की बात किए थे तो उसमें क्या था कि उन्होंने एक
किण्वन यानी वायु के अनुपस्थिति में एक किण्वन कराया। जब उसमें किण्वन की श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण हुई तो उन्होंने देखा कि इससे जो गैस उत्पन्न हो रही है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, उसके बाद से पॉइंट नंबर 3 की बात की है हम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण फिर उन्होंने कैसे किया। तो उन्होंने एक चूना पत्थर यानी चूना पत्थर को कुछ ताप पर गर्म किया। तो गर्म करने के बाद से यानी वो चूना जब पत्थर जब गर्म हुआ तो गर्म होने के बाद से उसमें भी कुछ गैसें निकली। उस गैस को जब उन्होंने अध्ययन किया तो पाया कि उसमें भी क्या हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मौजूद थी। ठीक है, उसके बाद से जब हम लोग उनके यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के गुण पढ़े तो यहाँ पर दिया है कि यह हवा से भारी होता है। यानी जो भी यहाँ पर जो इन्वायरमेंट में वातावरण में हवा होता है उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होता है। फिर हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है तथा उदासीन होता है। ठीक है, उसके बाद से पॉइंट नंबर हम 3 की बात किए तो यह क्या है, यह गैस ज्वलनशील है लेकिन यह दूसरे दहन यानी कोई भी पदार्थ को जलाने में मदद नहीं करता है। इसका यह क्या है जी, सिद्धांत हो गया, गुण हो गया, नेचर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 को भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर अपने अगले स्लाइड में। अब बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि रावाकरण से आप क्या समझते हैं, कॉपर सल्फेट तूतिया का रावा कैसे प्राप्त किया जा सकता है। यानी आपको रावाकरण का डिफिनीशन बतलाना होगा कि रावाकरण क्या है, उसका नेचर क्या है, और इसमें भी आपसे ये भी पूछ दिया गया है कि कॉपर सल्फेट यानी तूतिया का रावा कैसे प्राप्त किया जाता है, उसको भी बतलाना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे कि यहाँ पर रावाकरण तो रावाकरण का डिफिनीशन क्या होता है कि किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़े आकार के रावा प्राप्त करने की विधि को रावाकरण कहते हैं। क्या कहिएगा बाबू कि किसी पदार्थ के यानी किसी विलयन के पदार्थ के शुद्ध रूप और बड़े आकार के रावा प्राप्त करने की विधि को रावाकरण कहते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर नोट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला था कि किसी पदार्थ के विलयन के शुद्ध रूप प्राप्त किसी पदार्थ के शुद्ध रूप और बड़े आकार बड़े आकार की रावा प्राप्त करने की विधि को रावाकरण कहते हैं। यानी क्या करना है इसमें कि किसी विलयन को पदार्थ के शुद्ध रूप और बड़े आकार के रावा प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, रावाकरण कहते हैं। यानी इसको क्या कहेंगे, रावाकरण कहेंगे। इसके लिए वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं होती। यानी इसके लिए क्या होता है कि वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं होती। किसी घोल को घोल कर और गर्म कर पानी को वाष्पन कराया जाता है। यानी जब हम लोग रावाकरण कराते हैं तो इसमें क्या किया जाता है कि किसी विलयन को घोल लेते हैं। यानी घोलने के बाद से उसमें क्या होता है, उस घोल को गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद से उसमें वाष्पन की क्रिया होती है। वाष्पन की क्रिया हो जाने के बाद से उसमें क्या होता है, कुछ चूर्ण यानी बड़े पदार्थ यानी रावा प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग रावाकरण कहते हैं। क्या कहिएगा बाबू, जिसे हमें रावाकरण कहते हैं। उसके बाद से देख रहे हैं कि कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि तूतिया यानी कॉपर सल्फेट का तूतिया का रावा कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसमें तूतिया कैसे प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग जब ध्यान देंगे तो तूतिया प्राप्त करने की विधि यहां पर लिखिएगा कि तूतिया प्राप्त करने की विधि यानी तो इसमें क्या होगा बाबू, यानी जब हम लोग कॉपर सल्फेट को तूतिया यानी तूतिया का रावा बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लेंगे। क्या करेंगे कि मान लीजिए एक हमारे ये क्या है, बीकर हो गया।
बीकर हो गया यानी परखनली हो गया। इसमें क्या करेंगे, 1 कप जल लेंगे। जल लेने के बाद से उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या, H2SO4 लेंगे। H2SO4 का कुछ बूंद इसमें डाल लेंगे और डालने के बाद से इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे यानी इस जल को मिला लेंगे। मिलाने के बाद से क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे। गर्म करेंगे जब यानी ये तनु सल्फ्यूरिक का विलयन बन गया है यानी ये H2SO4 का विलयन बन गया है और इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद से इसमें क्या करेंगे, इसको हिलाएंगे और इसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे। क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की बात किया जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात किया जाए, अम्ल यानी H2SO4 डाल दिए, H2SO4 डाल दिए और उसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे यानी CuSO4 डालेंगे। CuSO4 उसमें क्या करेंगे यानी इस विलयन में जब हमारा ये सल्फ्यूरिक विलयन तैयार हुआ है तो इसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे। कॉपर सल्फेट डालकर इसको गर्म करेंगे और गर्म नीचे से तो गर्म होता ही होगा और उसमें कॉपर सल्फेट डालेंगे और उसे हिलाते रहेंगे और जब तक कॉपर सल्फेट डालना बंद नहीं करेंगे जब तक इसमें घुल ना जाए यानी वो जितना घुलेगा कॉपर सल्फेट उतना उसमें क्या करेंगे, डालते जाएंगे। जब हम देख लेंगे कि अब इसमें कॉपर सल्फेट नहीं घुल सकता है यानी इस विलयन में अब नहीं घुल सकता तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। इसको हिलाना डुलाना नहीं है, क्या कहिएगा, इसको हिलाना डुलाना नहीं है और इसको डुलाएंगे नहीं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो देखेंगे कि इसमें भी क्या हो रहा है, एक रवा प्राप्त हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें यानी ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का भी वर्णन करना है तथा इसके गुणों को भी बतलाना है। तो ऑक्सीजन गैस का कैसे बनाया गया इसके बारे में आपको बतलाना है। तो ये प्रयोगशाला में ये क्या किया गया, जब ऑक्सीजन बनाने की जो विधि है तो इसमें क्या किया गया बाबू कि प्रयोगशाला में एक परख नली में उसमें क्या किया गया, एक परख नली में पोटेशियम परमंगनेट को गर्म किया गया यानी ये हमारा क्या हो गया, एक परख नली हो गया। परख नली में क्या किया गया कि इसमें कुछ पोटेशियम परमंगनेट को रख दिया गया और इसे गर्म किया गया। गर्म करने के बाद से एक शीशी या परख नली लिया गया जिसमें पोटेशियम परमंगनेट का टुकड़ा डालकर उसे गर्म किया गया। गर्म करने के बाद से एक गिलास की नली लगाकर इसे कर्क में बंद किया गया यानी कर्क से इसको हम लोग बंद कर देंगे और बंद के माध्यम से इसमें छेदा कर देंगे यानी इसमें क्या करेंगे, पाइप लगा देंगे जो परख नली वाला पाइप होता है और उसके बाद से इसमें यानी नेक्स्ट वाले परख नली में क्या करेंगे यानी अगले वाले, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक परख नली है। ये हमारा क्या है जी, एक परख नली है बाबू। इसमें हम कुछ पोटेशियम परमंगनेट डाल दिए हैं और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कसकर ढक्कन को ढक देंगे और इसमें क्या करेंगे, एक हम लोग यहाँ पर कसकर एक लगा देंगे पाइप लगाने के बाद से हम लोग जब इस परख नली को से गुजारेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ से ये वाला नहीं गुजरेगा। इसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जब हम लोग गुजारेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इस परख नली में यानी इस शीशी में क्या हो रहा है कि इसमें कुछ द्रव भरे हुए हैं। इसमें क्या हुआ है बाबू कि इसमें कुछ द्रव भरा हुआ है और ये क्या कर रहा है उसको यानी यहाँ पर जो पोटेशियम परमंगनेट को हम लोग गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो गर्म कर रहे हैं लोहे से, ये मान लीजिए कि मोमबत्ती हो गया आपका, इससे जब हम लोग गर्म कर रहे हैं तो इसमें जो ऑक्सीजन निकल रही है यानी जो पोटेशियम परमंगनेट जल रहा है तो ऑक्सीजन निकल कर क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एकत्रित हो जा रहा है यानी अगले वाले परख नली में क्या हो रहा है, एकत्रित हो जा रहा है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर अपने बुक में फिगर में भी देख रहे हैं। तो अब क्या होता है कि अब पोटेशियम परमंगनेट वाली शीशी को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद से उसमें कुछ गैसें निकलती है। तो ऑक्सीजन की खोज कब और किसने किया था, तो ऑक्सीजन की खोज याद रखेंगे कि 1771 में जोसेफ पिस्टले नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जोसेफ पिस्टले नामक वैज्ञानिक थे। ये क्या थे बाबू, साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन की खोज की। ऑक्सीजन के क्या किया, इन्होंने पोटेशियम परमंगनेट के माध्यम से ऑक्सीजन को खोज किया। अब हम लोग बात कर लेंगे ऑक्सीजन के गुण। तो ये भी क्या होता है, ये ऑक्सीजन का गुण में हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, रंगहीन होता है यानी इसका भी नेचर क्या होता है, ये रंगहीन होता है, गंधहीन होता है तथा स्वादहीन होता है यानी इसमें भी ऑक्सीजन में भी कोई भी स्वाद नहीं होता है। तो इसके गुण में हम लोग क्या लिख लेंगे कि ये रंगहीन होता है
गंधहीन होता है, गंधहीन होता है तथा इसमें भी क्या होता है, स्वाद नहीं होता है, स्वाद नहीं होता है। ठीक है। अब फिर हम दूसरा गुण की बात करें कि ऑक्सीजन की फिर दूसरा गुण क्या है, तो देख रहे हैं कि यह हवा से हल्की होती है। क्या है बाबू कि ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो ये हवा से हल्की होती है, यानी वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना की जाए तो उससे क्या होता है, ये हल्का होता है। तो ये लिख सकते हैं कि ये हवा से हल्का होता है। ठीक है, इस तरह हम इसको यहाँ पर गुण में यानी इसके सिद्धांत में लिख सकते हैं। फिर हम लोग ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ये क्या होता है, ये स्वयं जलती है और क्या करती है, लेकिन जलने में सहायता करती है, यानी ये स्वयं नहीं जलती। सॉरी, ऑक्सीजन जो है स्वयं नहीं जलती लेकिन दूसरे के जलाने में क्या करती है, ये मदद करती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर में देख रहे हैं तो कि ये स्वयं नहीं जलती, नहीं जलती, लेकिन दूसरे को यानी दूसरे को मतलब क्या, दूसरे पदार्थ को, दूसरे को मतलब क्या, दूसरे पदार्थ को जलने में मदद करती है। ठीक है, ये क्या करती है ऑक्सीजन बाबू कि खुद ये नहीं जलती, ये खुद नहीं जलती लेकिन दूसरे को जलाने में क्या करती है, मदद करती है। और अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो ये जीव जंतुओं के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। यहां पर 4 नंबर पॉइंट लिखेंगे कि ये जीव जंतु के लिए काफी सॉरी थोड़ा सा लिखा जरा गलत, लिए काफी लाभकारी होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा ऑक्सीजन के गुण और हम लोगों ने उसके डिफिनीशन को बारे में जाना। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि दिया हुआ है कि यूरिया के रवे कैसे प्राप्त किया जाता है, यानी यूरिया को रावा कैसे प्राप्त किया जाता है और वर्णन कीजिए, यानी उसका वर्णन कीजिए कि यूरिया का रावा कैसे प्राप्त किया जाता है। तो यूरिया का रावा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। क्या कहिएगा दोस्त कि यूरिया का रावा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय है। तो इसमें क्या किया जाता है कि यूरिया के लवण को, यानी आंसर लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा कि यूरिया के लवण को तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि वह चिपचिपा ना हो जाए, यानी यूरिया के लवण को जब तक गर्म किया जाता है तब तक कि वह चिपचिपा ना हो जाए, यानी उसके लवण को जब हम लोग गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, जब भाप बनकर कुछ लवण या कुछ जलवाष्प ऊपर उठ जाएंगे तो उसमें चिपचिपाहट आ जाती है। चिपचिपाहट आ जाती है तो उसके बाद लिखिएगा कि उसके बाद उसमें धीरे धीरे हल्का बालू के कण डाला जाता है। क्या किया जाता है बाबू कि हल्का बालू के कण डाला जाता है। कण डालने के बाद से उसे छोड़ दिया जाता है, यानी बालू के कण डालने के बाद से उसे छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर ठंडा हो जाने के पश्चात से हम देखेंगे कि उसमें कुछ, यानी अवलोकन करेंगे तो देखेंगे कि उसमें कुछ क्या हो रहा है, रावा प्राप्त हो जा रहा है। यानी रावा का मतलब क्या, यानी उसमें कुछ दानेदार क्या होता है, रावा के रूप में परिणत हो जाते हैं। तो ये क्या थी हमारे यूरिया से रावा बनाने की विधि। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसमें दिया हुआ है कि समझाएं कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री क्षेत्र में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों नहीं लगती। यानी आपको क्वेश्चन नंबर 12 में देख रहे हैं तो इसमें कहा गया है आपका कि बतलाइए कि रेगिस्तानी की अपेक्षा समुद्री क्षेत्र में, यानी समुद्री क्षेत्र में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों नहीं लगती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रेगिस्तानी क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है और हवा शुष्क होती है, यानी गर्मी अधिक पड़ती है और हवा भी क्या होती है, शुष्क होती है, तथा वहां ऑक्सीजन की मात्रा कम रहती है।
रेगिस्तानी इलाके में क्या होगा कि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा वहां पर तो कम होगी ही होगी, तो क्या कहेंगे कि रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी अधिक पड़ती है तथा वहां की ऑक्सीजन सूक्ष्म होती है। ठीक है, यानी हवा में भी क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा में भी क्या होती है, कमी होती है। शुष्क हवा के साथ लिखेंगे, शुष्क हवा के साथ लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है। यानी शुष्क हवा में क्या होता है, जंग लगने की प्रक्रिया धीमी होती है, जबकि समुद्री तटीय क्षेत्र में हवा नमी युक्त होती है। क्या होती है बाबू कि समुद्री क्षेत्र में हवा नमी युक्त होती है, जिसके कारण लोहे में जंग लगने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, आपको क्या बतलाना है कि आपसे पूछा भी गया है कि बतलाइए कि रेगिस्तान इलाके की अपेक्षा समुद्री क्षेत्र में लोहे में जंग कैसे जल्दी लग जाता है। तो रेगिस्तान इलाके में हमने देखा कि वहां पर क्या होती है, गर्मी अधिक होती है और वहां पर ऑक्सीजन भी कम होता है, और ऑक्सीजन कमी होने के कारण यानी वहां पर वायु शुष्क होती है। तो वायु जब शुष्क होगा तो उसमें क्या होगा, लोहा जंग नहीं लगेगा, यानी उतना अधिक जंग नहीं लगेगा। लेकिन वही समुद्री क्षेत्र की बात करें तो समुद्री क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ की वायु शुष्क नहीं होती, यहाँ की वायु ठंडा होती है, जिसके कारण यानी यहाँ की वायु में नमी युक्त होती है, नमी ज्यादा होता है, जो लोहे के जंग लगने में इससे क्या होता है, मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 12 को भी अपने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी आपको बतलाना है कि आप कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो हम लोग जानते हैं कि दही का बनना क्या है जी, एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि जब दूध से दही बन जा रहा है और उस दही को मथ लेंगे, मथ कर उसको पतला रूप में यानी दूध रूप में भी लाएंगे तो वह दही ही कहाएगा, दूध नहीं कहाएगा। तो इसकी जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपको बतलाना है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि दूध से दही जमते हैं, यानी दूध से क्या करते हैं, दही जमते हैं। दही बैक्टीरिया के कारण जमते हैं। क्या करते हैं बाबू कि जब हम लोग दूध को गर्म करते हैं और उसके ठंडा कर लेने के बाद से उसमें क्या होता है, कुछ दही को मात्रा डाला जाता है। उस दही में कुछ क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो उस पूरे दही को जमाने में मदद करते हैं। यानी पूरे दूध को क्या करते हैं, वो जीवाणु उसमें जाते हैं और पूरे दूध को क्या करते हैं, जमने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि दूध से दही जमाते हैं। दही बैक्टीरिया के कारण जमता है, दही बैक्टीरिया के कारण जमता है। जब दूध में बैक्टीरिया जाती है तब वह जम जाता है। यानी जब तक ले वो दूध को ऐसे ही रखेंगे तब तक नहीं जमेगा, लेकिन जैसे ही हम उस बैक्टीरिया को डालें, यानी जो हम दही डालें वो क्या होगा, जमना स्टार्ट कर देगा। तो दूध अपना गुण खो देता है। क्या करता है बाबू, अपना गुण खो देता है, यानी दूध अपना गुण खो देता है। दही से पुनः दूध की प्राप्ति नहीं कर सकते, दही से पुनः दूध की प्राप्ति नहीं कर सकते। यदि हम चाहें भी तो किसी प्रकार पुनः उसमें दूध नहीं बना सकते, यानी उससे हम लोग दूध नहीं बना सकते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। यानी हम लोग इस प्रक्रिया को जब हम लोग पूर्ण करवाएंगे और उसके बाद से जब हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जब दही बनकर तैयार हो गया, तो उससे कहेंगे कि चलिए अब हम इससे दूध बना लेते हैं, तो ये क्रिया संभव नहीं है, क्योंकि ये पूरा इसका रूप चेंजिंग हो चुका है, इसके रूप में क्या हो चुका है, बदलाव हो चुका है। तो ये पुनः अपने पहले वाले अवस्था में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को भी कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूं कि आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे, अपने नोटबुक में नोट किए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।